राधे राधे आप सभी को। नमस्ते। गोविंद पांडे की बुक हम लोग पढ़ रहे थे। 40 क्लासें हमारी इस पर हो चुकी हैं और आज ये 41 नंबर की क्लास होगी और हम देखेंगे छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1942 ईस्वी है, ये आपको ध्यान देना है। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में 1936 में लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। सन 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई और यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। सन 1935 में हेनरी बारबूज की पहल पे पेरिस में E.M. फॉस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना की। तो ध्यान देंगे कि पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की? E.M. फॉस्टर ने की। किसके नेतृत्व में की? हेनरी बारबूज के नेतृत्व में किया। कब किया? 1935 में किया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मद तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक जो आधार है वो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो ये ध्यान देंगे, प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो वो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। बच्चन सिंह ने पंत की रचना युगवाड़ी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। तो ये ध्यान देंगे कि जो पंत की युगवाड़ी रचना है, इसी को प्रथम प्रगतिवादी काव्य बच्चन सिंह ने माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने काल क्रम की दृष्टि से रामेश्वर करूर की ब्रजभाषा काव्य करूर सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। तो प्रमुख कवि हैं जिनको हम अब काल क्रमानुसार देखेंगे। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों को जिनमें सबसे पहले आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है, जो हम देखेंगे नीचे। इनका जन्म हुआ था 1911 में और निधन 2000 ईस्वी में। जन्म स्थान है कमासीन बांदा। इनकी माता थी घसीटो देवी और पिता थे हनुमान प्रसाद और इनकी पत्नी थी पार्वती। और इनका प्रथम काव्य संग्रह है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रज भाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का कालक्रमानुसार सूची दी गई है, जिनको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपको ध्यान देना था, इनका जन्म स्थान कमासीन बादा 1911 में हुआ और स्टार्टिंग में ये बालेंदु नाम से लिखते थे। इसके बाद अब इनकी रचनाओं पे आपको ध्यान देना है। तो पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा।
फिर है नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। तो ये 10 रचनाएं हमने देखी और भी 10 हैं, इनको रिपीट करते हैं। युग की गंगा है अग्रवाल की, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। तो इनकी सभी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, कोई भी पूछी जा सकती है। अगली देखिए, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा जमुंजल तुम, बोले बोला बोल, जो सिलाए तोड़ते हैं, आत्मगंध अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डहने, पुष्पदीप, बसंत में हुई पृथ्वी प्रसन्न। तो ये इनके 20 काव्य थे। कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा जमुंजल तुम, बोले बोल बोल, जो सिलाए तोड़ते हैं, आत्मगंध अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैन, पुष्पदीप, बसंत में हुई पृथ्वी प्रसन्न। तो ये 20 काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल के थे। तो हमारे केदारनाथ अग्रवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे नागार्जुन को। तो नागार्जुन का देखिए संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल का भी 11 में हुआ था, पर वो 2000 ईस्वी में मरे थे और नागार्जुन 1998 में निधन हुआ था। जन्म स्थान नागार्जुन का तरौनी दरभंगा। मूल नाम था इनका वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। पिता गोकुल मिश्र और माता उमा देवी। और नागार्जुन यात्री नाम से, नागार्जुन नाम से ये रचनाएं लिखते थे। ये इनके उपनाम हैं, यात्री नागार्जुन, क्योंकि मूल नाम तो इनका वैद्यनाथ मिश्र था, जो कि कई बार पूछा गया है। नागार्जुन का मूल नाम बताइए। आगे देखते हैं। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। तो खड़ी बोली की प्रथम कविता नागार्जुन की है राम के प्रति, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। तो ध्यान देंगे, नागार्जुन की खड़ी बोली की प्रथम कविता राम के प्रति है, जो 1935 में विश्व बंधु पत्रिका में छपी थी। आगे देखते हैं। नागार्जुन की रचनाओं का काल क्रमानुसार सूची दिया गया है कि जो कि निम्नांकित है। युग धारा है 1953 में, सतरंगे पंखों वाली है, प्यासी पथराई आंखें हैं, भस्मांकुर है, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, और पुरानी जूतियों का कोरस। तो नागार्जुन की रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, और पुरानी जूतियों का कोरस। इसके बाद आगे आते हैं। नागार्जुन का जो भस्मांकुर है वो एक खंड काव्य है जो 12वें छंद में लिखा गया है। तो ये ध्यान देंगे कि नागार्जुन का जो भस्मांकुर है वो खंड काव्य है और 12वें छंद में लिखा गया है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में
पत्रहीन नग्नगाक्ष शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस रचना पे उन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ध्यान देंगे, नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाक्ष लिखा है, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं, और पत्रहीन नग्नगाक्ष पे नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। चूँकि हिंदी में नहीं मिला है, मैथिली भाषा में मिला है नागार्जुन को, क्योंकि मैथिली की रचना है उनकी। तो ध्यान देंगे, लेकिन साहित्य अकादमी इनको मिला है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है के संदर्भ में लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। तो ध्यान देंगे कि नागार्जुन की कविता है प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। इस कविता में उन्होंने लिखा है और बताया है इस कविता के बारे में कि ये जो कविता है वो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविताओं की संज्ञा दी है। तो प्रश्न आपसे बनेगा कि नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। तो अभी हमने इनके काव्य संग्रह देखा, अब इनकी हम कविताएं देखेंगे। और नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा बच्चन सिंह ने दिया है। नागार्जुन की जो कविताएं हैं देखिए, बादल को घिरते देखा है, पाषाणी है, सिंदूर तिलकित भाल है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। ये सब कविताएं नागार्जुन की है। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। ये सब कविताएं पूछी गई हैं और ध्यान देंगे। अगला दिया है कि नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। प्रगतिवाद के सलाका पुरुष नागार्जुन। तो नागार्जुन को हमने समाप्त किया। 2 कवि हमने प्रगतिवाद के देखे। अब हमारे तीसरे कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इनको देखेंगे। तो शिवमंगल सिंह सुमन का भी जीवन वृत्त दिया गया है नीचे, तो इनको देखेंगे हम लोग। इनका जन्म 1915 में, निधन 2002 में हुआ था। जन्म स्थान झगरपुर, उन्नाव में। इनका मूल नाम था शिवमंगल सिंह और इनको उपनाम दिया गया था सुमन। और इनका प्रथम काव्य संग्रह है हिल्लोल। तो शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में, निधन 2002 में। जन्म स्थान झगरपुर, उन्नाव। मूल नाम शिवमंगल सिंह, उपनाम सुमन और प्रथम संग्रह इनका था हिल्लोल। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाएं देखिए जो कि निम्नांकित हैं। हिल्लोल है, जीवन के गान है, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाड़ी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन की। ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं। हिल्लोल है, जीवन के गान है, युग का मोल है, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, वाड़ी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के ध्यान देंगे। शिवमंगल सिंह सुमन की कविता बड़ी चर्चित है और हिल्लोल इनका प्रथम काव्य संग्रह है। तो ये सब इनके रचनाएं थी। इनके नीचे कविताएं कुछ और दी गई हैं, प्रसिद्ध कविताएं हैं। गुनिया का यौवन,
कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली, ये 3 इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। आगे देखिए, तो हमने 3 कवि को देखा, अब हम देखेंगे वासुदेव सिंह त्रिलोचन को। त्रिलोचन को देखते हैं तो इनका जीवन वृत्त देखिए, संक्षिप्त में दिया गया है। इनका जन्म 1917 में और निधन 2007 में। इनका जन्म स्थान चिरानी पट्टी सुल्तानपुर हुआ था और इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह, इनका उपनाम था त्रिलोचन और प्रथम काव्य संग्रह था धरती। तो सभी के आपको मूल नाम और प्रथम काव्य संग्रह याद होने चाहिए। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, ये आप ध्यान देंगे, और त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था और त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह है धरती। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, ध्यान दीजिए कि त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन की रचनाओं की काल क्रमानुसार सूची दी गई है जो कि निम्नांकित है, उनको देखेंगे। तो पहला है धरती। गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। तो ये इनकी 10 रचनाएं हैं त्रिलोचन की। धरती है पहला काव्य संग्रह 1945 में, गुलाब और बुलबुल है, दिगंत है, ताप के ताए हुए दिन है, शब्द है, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, और अनकहनी भी कुछ कहनी है। तो ये इनके काव्य थे। अगला देखते हैं अमोला। अमोला त्रिलोचन जी की अवधी काव्य कृति है, ध्यान देंगे। अमोला त्रिलोचन ने अवधी भाषा में लिखा है। अमोला बड़ा चर्चित है इनका अवधी भाषा में। 1990 में जो प्रकाशित हुआ और इसमें 2700 बरवे संग्रहित हैं। तो जो अमोला लिखा है त्रिलोचन ने, वो किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। इसमें कितने बरवे संकलित हैं? तो इसमें 2700 बरवे संकलित हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। तो ये ध्यान देंगे कि हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन फेमस है? तो हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन फेमस है। तो हमने त्रिलोचन को देखा, इनकी रचनाएं देखी, अमोला को देखा जो कि भाषा उसकी ध्यान देंगे अवधी में, और 1990 में प्रकाशित हुआ, और ये ध्यान देंगे इसमें 2700 बरवे संग्रहित है। अब आते हैं रांगे राघव, जिनका जन्म होता है 1923 में। कब होता है इनका जन्म? 1923 में। इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। रांगे राघव का मूल नाम क्या है? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। रांगे राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं जो कि निम्न है। पहला देखिए इनका अजेय खंडहर है, मेधावी है, पांचाली है। तो इनके 3 काव्य बड़े फेमस हैं, अजेय खंडहर, मेधावी और पांचाली। अजेय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। तो अजेय खंडहर रांगे राघव का है,
इसके 3 शीर्षक कौन कौन से हैं? 3 भागों में है अजय खंडहर, झंकार, ललकार और हुंकार। ध्यान देंगे, अजय खंडहर के 3 भाग कौन कौन से? झंकार, ललकार और हुंकार। हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो निम्न हैं, पिघलते पत्थर है और राह के दीपक है। तो ध्यान देंगे, जो इनके फेमस थे, अजय खंडहर था, मेधावी था, पांचाली था। अन्य में पिघलते पत्थर है और राह के दीपक है। आगे देखिए, तो रांगे राघव हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। प्रगतिवाद के जितने कवि थे, 4 ही 5 आपके कवि हैं। प्रगतिवाद में कवि कहाँ ज़्यादा हैं, प्रयोगवाद में ज़्यादा हैं, तो समाप्त होते हैं। अब हमारी पंक्तियाँ आती हैं प्रमुख, प्रगतिवादी कवि की पंक्तियाँ। तो चलिए अब हम क्या देखेंगे? पंक्तियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले पंक्ति दी गई है केदारनाथ अग्रवाल की। इनकी पहली पंक्ति है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई हुई बेटी की तरह मगन है। तो ये केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने। दूसरी पंक्ति है इनकी, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का। तो एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, ये भी केदारनाथ अग्रवाल का है। फिर अगली पंक्ति अग्रवाल जी की देखिए क्या है। अगली है कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो ये भी केदारनाथ अग्रवाल की बड़ी अच्छी पंक्ति है कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा और गोली जैसे चलते देखा। तो केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्ति है। फिर इनकी चौथी पंक्ति है कि आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखन है। केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं कि आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखन है। फिर इनकी अगली पंक्ति देखिए अग्रवाल जी की 5वीं। इनकी पंक्ति है कि कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं कि कविता अपने आप ही बन जाती है। 6वीं पंक्ति इनकी है, माझी न बजाओ वंशी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। तो माझी न बजाओ वंशी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। तो ये किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। फिर 7वां देखिए, 7वां पंक्ति क्या है कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होके, धर्म धीरज प्राण खोके। तो ये भी केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होके और धर्म धीरज प्राण खोके। फिर 8वीं पंक्ति अग्रवाल की है कि कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। फिर 9 नंबर की पंक्ति देखिए क्या है, काटो 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 करवी, मारो 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 हसिया। हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है। तो काटो 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 करवी, मारो 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 हसिया। हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बड़ हिंसा क्या है। तो 9 पंक्तियां अग्रवाल जी की दी गई हैं। 9 पूरी आपको ध्यान देनी है, कोई भी पूछी जा सकती है। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, एक बीते के बराबर यह ठिगना चना, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, आज का लेखन आपके अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का लेखन है, कविता यूं ही बन जाती बिना बनाए, माझी ना बजाओ बंसी,
बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होके, कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, काटो 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 करवी मारो 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 हंसिया। तो ये 9 पंक्तियां हमने अग्रवाल जी की देखी। अब देखेंगे हम नागार्जुन की पंक्तियां। तो चलिए नागार्जुन की देखते हैं। पहली पंक्ति इनकी है कि जन जन में ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। कौन कहता है? नागार्जुन लिखते हैं कि जन जन में ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। फिर नागार्जुन की दूसरी पंक्ति है कि याद आता मुझे अपना तरौनी गांव, याद आती लीचियां और आम। तो ये भी नागार्जुन की पंक्ति है। इसके बाद तीसरी पंक्ति है इनकी, कई दिनों तक चूल्हारो याचक की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। फिर लिखते हैं नागार्जुन की, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो ये चारों पंक्तियां ऊपर दी गई हैं, चारों मोस्ट हैं। जन जन में ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता उस रवि का, और याद आता मुझे तरौनी गांव, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और कालिदास सच सच बतलाना। फिर पांचवें में आते हैं। पांचवी पंक्ति दी गई है नागार्जुन की, घुन खाए सहती रोपे, 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पे बिस्तुइया नाचे। तो ये भी नागार्जुन की है। घुन खाए सहती रोपे, 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पे बिस्तुइया नाचे। छठवीं पंक्ति देखिए क्या दी गई है नागार्जुन की, अमल धवल गिरी के शिखरों पे, बादल को घिरते देखा है। फिर सातवीं, 5 पूत भारत माता की, दुश्मन था खूंखार, और गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। तो ये पंक्ति तो इनकी पूछी गई। नागार्जुन की लगभग सभी पंक्तियां पूछी गई हैं परीक्षाओं में, तो आपको सभी को ध्यान देना है। ठीक, घुन खाए सतीरों पे, 12 खड़ी विधाता बाचे, अमल धवल गिरी के शिखरों पे, बादल को घिरते देखा है, और 5 पुत्र भारत माता के, दुश्मन था खूंखार। अब आते हैं त्रिलोचन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, इनकी पंक्तियां हम देखेंगे। तो त्रिलोचन की भी देख लेते हैं। चलिए, दिया है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। फिर दूसरी है कि यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। ये भी नागार्जुन की अच्छी पंक्ति है कि यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। फिर नागार्जुन की पंक्ति है, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पासाड़ी क्रीड़ा, जाने अनजान तुमने अनजाने वह पीड़ा, छवि के सर से दूर भगा दी। तो ये भी त्रिलोचन की पंक्ति। त्रिलोचन की 2 ही 3 पंक्तियां दी गई हैं, तो ध्यान देंगे त्रिलोचन जी को। तो इनकी मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ये ध्यान देंगे। और इसके बाद जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पासाड़ी क्रीड़ा, और यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। तो ये त्रिलोचन हो गए। इसके बाद दिनकर जी हैं हमारे दिए गए। दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में, और निधन इनका हुआ था 1974 में। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। इसीलिए हम इनको प्रगतिवाद में भी पढ़ रहे हैं अंत में,
क्योंकि इनमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के तो कवि ये हैं, लेकिन प्रगतिवादी चेतना भी इनके अंदर विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां निम्नांकित हैं। देखिए, रेणुका है 1935 में दिनकर का। दिनकर की कुछ रचनाएं हैं जिनका आपको डेट ध्यान देना है, वो मैं बताऊंगी लास्ट में। पहले रचना देख लेते हैं। रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र इनका प्रबंध काव्य है, सामधेनी है, रश्मिरथी है, नीलकुसुम है। क्या? रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम। फिर दिल्ली है, उर्वशी गीति नाट्य है, परशुराम की प्रतीक्षा है, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। तो दिनकर की रचनाओं में आपको रेणुका का डेट ध्यान देना है 1935 ईस्वी। फिर हुंकार है 1939 में, रसवंती का 1940 ध्यान देना है, कुरुक्षेत्र का 1946 ध्यान देना है, रश्मिरथी 1952 ध्यान देना है, उर्वशी 1961 ध्यान देना है, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ध्यान देना है और आत्मा की आंखें 1964 ध्यान देना है। तो इतनी रचनाओं का आपको डेट ध्यान देना है। प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 64। आगे देखिए, दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। राष्ट्रकवि तो मैथिली शरण गुप्त हैं, तो दिनकर कहते हैं कि उनके सामने तो मैं डिप्टी राष्ट्रकवि हूं। जैसे डिप्टी सीएम होते हैं, तो वैसे ही डिप्टी राष्ट्रकवि अपने आप को दिनकर मानते हैं उनके सामने। अब देखिए आगे, तो पूछेगा कि स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि कौन मानता है? दिनकर मानते हैं। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उर्वशी को गीति नाट्य भी माना जाता है। तो हमने दिनकर को देखा, अब इनकी भी कुछ 2-4 पंक्तियां हैं, उनको भी देखेंगे। तो इनकी पंक्तियां हैं, पहली, ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, दिनकर की है। दूसरी देखिए, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठर चिपुक जाड़े की रात बिताते हैं। तो दिनकर की पंक्ति है, ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। फिर देखिए तीसरी पंक्ति क्या है दिनकर की, लिखते हैं कि हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। ये भी दिनकर का। चौथी पंक्ति दिनकर की देखिए, लिखते हैं दिनकर की, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम भी। तो कहते हैं कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, और लौटा दे हमें अर्जुन और भीम को। तो ये 4 पंक्तियां दी गई थी, चारों मोस्ट हैं दिनकर की। द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, स्वानों को मिलता दूध भात, हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, और रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ। तो इसी तरह हमारा प्रगतिवाद केवल एक ही क्लास का था, छोटा सा प्यारा सा प्रगतिवाद था जो कि समाप्त हो गया। अब है प्रयोगवाद और नई कविता। तो ये हमारा टॉपिक है, यही अंतिम रहेगा। अब प्रयोगवाद और नई कविता मुझे लग रहा है कि 10-12 पेज है, 3-4 क्लासें होंगी, तो ये 4 या 5, देखिए कितनी क्लासें होंगी तो समाप्त होता है ये,
उसके बाद हम आ जाएंगे गद्य विधाओं में। गद्य विधा देखने लगेंगे। हाँ, पंक्तियाँ उंक्तियाँ अगर आप ले लें गजल उजल तो ये 20 पेज के आसपास चला जाएगा। तो 20 पेज अभी हमारा मतलब बचा हुआ है। 209 पे हैं, 230 तक हमारा ये काव्य चलेगा, गजल नई कविता सब ले होके पंक्ति उंक्ति। तो 20 पेज है, 5-6 क्लासेज जो हो जाए फिर हमारा ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे गद्य विधाओं पे। नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना ये सब देखेंगे, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो भी ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग ये किताब को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो आपको जब रिवीजन करना होगा आप अच्छे से एकदम रिवीजन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से पढ़ा गया है। हाँ, तो चलिए मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास आप सभी ने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।